हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य, ये हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने कुछ भाग इसका पढ़ा था। आज की कक्षा में हम ग्रामीण समुदाय के बारे में जानेंगे। तो जो ग्राम में किसान रहते थे वो किसान भी जातियों में बटे हुए थे, उनकी अलग अलग पंचायतें होती थी। ये सारी चीज़ें आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय, और हमने बात की थी कि ग्रामीण समुदाय में किसान, पंचायत और पंचायत के मुखिया लोग मुख्य होते थे। तो देखिए, किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। मिल्कियत का मतलब है उसका खुद का अधिकार होता था। किसान की जो जमीन होती थी वो उसकी खुद की होती थी, लेकिन राज्य उससे कर मांगता था, कर इकट्ठा करता था। तो जमीन जो है वो किसान की व्यक्तिगत होती थी, खुद की मालिकाना हक होता था उसका। वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे। किसान है ना, वो ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे और इस ग्रामीण समुदाय के 3 घटक हमें मध्यकालीन मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। पहला है खेतीहर किसान, जो खेती करते थे, किसान होते थे। दूसरी है पंचायतें, जो आपसी विवादों को सुलझाती थी, इनका एक अभिन्न हिस्सा होती थी। पंचायतों की बहुत जरूरत होती थी ग्रामीण समुदायों में। आगे बात करें गांव का मुखिया, जो राज्य का एक अधिकारी होता था। कभी कभी राज्य के द्वारा मुखिया की नियुक्ति की जाती थी और कभी कभी गांव के लोग मिलकर मुखिया का चुनाव कर लेते थे। और जो मुखिया होता था उस अधिकारी को कहा जाता था मुकदम या मंडल। तो ये 3 घटक होते थे ग्रामीण समुदाय के: किसान, पंचायत और मुखिया, गांव का मुखिया, जिसे मुकदम या मंडल कहा जाता था अधिकारी के रूप में। आगे बात करें कि जाति और ग्रामीण माहौल, तो जो गांव होता था उसमें बहुत सारी, कुछ गांव ऐसे होते थे जिसमें एक ही जाति के लोग होते थे और कुछ बड़े गांव होते थे जिसमें अलग अलग जाति के लोग रहते थे। हर जाति का अलग अलग मोहल्ला होता था, अलग अलग क्षेत्र होता था, उसी क्षेत्र में वो रहते थे। और जो पंचायतें होती थी या मुखिया होता था वो ये निश्चित करते थे कि जाति व्यवस्था का कठोरता से और अच्छे से पालन किया जाए। तो देखिए, हम ग्रामीण जो समाज है उसमें जाति के बारे में पढ़ते हैं। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। तो अलग अलग जातियों में बटे होने के कारण कि ये जाति उच्च है, ये जाति निम्न है, इस तरह से जो किसान है वो भी कई अलग अलग भागों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाली कामों में लगे थे। मतलब कुछ ऐसे काम होते थे जो निम्न श्रेणी के काम होते थे, जिनको करने वाले नीच समझे जाते थे, मतलब निम्न समझे जाते थे ऐसे काम। और वो लोग जब उनको वो काम नहीं मिलता था जो निम्न श्रेणी के काम थे, वो काम उनको, जैसे सफाई का काम हो, ठीक है, या पशुओं से चमड़ा निकालने का काम हो, इस तरह के काम जब उनको नहीं मिलते थे तो वो खेती भी कर लेते थे या साथ साथ में वो थोड़ी खेती भी कर लेते थे। उनकी खुद की ज़मीन बहुत कम होती थी तो दूसरे की ज़मीन वो किराए पे लेकर खेती करते थे। तो खेती करने वाले किसानों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो नीच समझे जाने वाले कामों में भी लगे हुए थे, या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, या तो वो किराए पे लेके खेती करते थे, या बड़े जो कृषक होते थे, अमीर कृषक होते थे, उनके खेतों में वो मजदूरी करते थे। आगे बात करें, हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी। ज़मीन तो खूब थी जो खेती करने लायक थी, लेकिन फिर भी जो लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी, ऐसा क्यों है? ज़मीन की कमी नहीं थी, बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई थी, जनसंख्या आज के मुकाबले कुछ कम थी, लेकिन संसाधन कम थे खेती करने के लिए। पानी की कमी थी और बैल नहीं होते थे, हल नहीं होते थे उन लोगों के पास, क्योंकि वो गरीब लोग होते थे, इसलिए वो खेती नहीं कर पाते थे। बात करें, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे, उनको खेती में नहीं भी लगाया जाता था। कई बार केवल वो ही काम करते थे जो निम्न श्रेणी के काम होते थे, और ऐसे कामों को करने वाले नीच शब्द इस्तेमाल उनके लिए किया जाता था। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। तो ये लोग जो नीच समझे जाने वाले कामों को करने वाले जो कृषक समुदाय थे, वो गरीबी में ही जीवन यापन करने के लिए मजदूर होते थे, क्योंकि गांव की पंचायत ये निश्चित करती थी कि जाति व्यवस्था का अच्छे से पालन हो। जिस जाति के लिए जो काम निर्धारित किया गया है वो उसी काम को करें, चाहे जमीन पड़ी हो खाली, उस पर उन्हें कृषि नहीं करने दी जाती थी।
गांव की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था जो बहुत ही गरीब थे। वो गांव की बहुत बड़ी आबादी गरीब लोगों की भी थी। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे। संसाधन नहीं थे, गरीबी में जीवन यापन करते थे, क्योंकि ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे कि तुम्हें यही काम करना है, इसी तरह से रहना है, इसीलिए वो लोग गरीब थे। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मतलब हिंदुओं में ही ये जाति व्यवस्था का भेदभाव होता था, लेकिन हिंदुओं से प्रभावित होकर जो इस्लाम धर्म था, मुसलमान लोग थे, उनमें जाति का भेदभाव नहीं था, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ अब उनमें भी जाति का भेदभाव शुरू हो गया था। तो अन्य संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। जैसे जो मुसलमान समुदाय है, उनमें एक जो वर्ग होता है, उन्हें कहा है हलाल खोर, हलाल खोरान। जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। फिर से बता दूं कि ये जाति व्यवस्था है, ये केवल हिंदू समाज में ही पाई जाती है, मुसलमान समाज में नहीं पाई जाती थी। लेकिन हिंदुओं से प्रभावित होकर ये जाति व्यवस्था मुसलमानों में भी घर कर गई थी। और मुसलमान समुदाय में जो एक निम्न श्रेणी का काम होता था वो है हल्ला खुरान, मतलब हलाल करना, पशुओं को काटना, जिसे कसाई कहते हैं। उनको गाँव की हदों से, गाँव की सीमा से बाहर ही रहने की अनुमति थी, क्योंकि उनको नीच समझे जाने वाले कामों से वो जुड़े हुए थे, निम्न श्रेणी के वो माने जाते थे। ऐसे ही बात करें, इसी तरह बिहार में भी मल्लाह जादों, जो नाव चलाने वाले थे, नाविकों के जो पुत्र थे, उन्हें कहता था मल्लाह जादों की तुलना दासों से की जाती थी। उन्हें भी गांव से बाहर ही रखा जाता था। तो अन्य समुदायों में भी ये जाति व्यवस्था घर कर गई थी। समाज के निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा संबंध था। जो समाज के निचले तबके हैं, उनकी जाति निम्न होती थी, वो गरीब होते थे और उनकी सामाजिक हैसियत भी बिल्कुल नहीं होती थी, सबसे निम्न श्रेणी के वो माने जाते थे। और इनमें सीधा संबंध था। जो जाति से निम्न है वो निश्चित है कि गरीब ही होता था और उसकी सामाजिक हैसियत भी नहीं होती थी। पंचायत में उनको बहुत ही कम हिस्सेदारी होती थी, बहुत ही कम उनको बोलने का मौका दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बीच सीधा संबंध था। जो निम्न जाति से है वो गरीब ही होता था और उसकी सामाजिक हैसियत भी बिल्कुल नहीं होती थी। आगे बात करें, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब, मारवाड़ जो हमारे राजस्थान में है, वहां पर हमने बात की थी कि आईन अकबरी के साथ साथ हम अन्य स्रोतों का भी जिक्र करेंगे। और ऐसा ही एक स्रोत मारवाड़ में लिखी गई एक किताब में राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में की गई है। राजपूत भी खेती का काम करते थे, किसानों के रूप में उनकी चर्चा की गई है, लेकिन जाति की हैसियत से उन्हें फिर भी उच्च माना गया है, चाहे वो कृषि का काम कर रहे हों, किसानों का काम कर रहे हों। इस किताब के मुताबिक, जो किताब है उसी के मुताबिक, जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची समझी जाती थी। ये भी कि जाटों की हैसियत, चाहे दोनों खेती का काम करते थे, जाट भी और राजपूत भी, लेकिन फिर भी राजपूतों को उच्च और जाटों को निम्न समझा जाता था थोड़ा उनके मुकाबले। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। अब देखो धीरे धीरे हुआ क्या कि पशुपालन करने वाली जो जातियां थी, क्योंकि पशुपालन में उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, और जो बागवानी करने वाली जाति थी, जो फल वगैरह या सब्जियां वगैरह पैदा करती थी, उनकी इनकम बढ़ गई, उनके आय के स्रोत बढ़ गए। अब वो गरीब नहीं रहे, इसीलिए अब वो सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठ गए थे। जाति व्यवस्था में उनको थोड़ा सा सम्मानजनक स्थान मिल गया था। और वो कौन कौन से समुदाय थे? अहीर, गुज्जर, दोनों पशुपालक समुदाय थे, और माली बागवानी करने वाला। तो इनमें गरीबी नहीं रही, क्योंकि ये फायदेमंद सौदे साबित हुए, पशुपालन और बागवानी। इसीलिए जिसके पास पैसा आ जाता है उसकी सामाजिक हैसियत अपने आप बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन समुदायों में जाति, सामाजिक सीढ़ी में थोड़ी सी इनकी जातियां ऊपर उठ गई थी। पूर्वी इलाकों की बात कर रहे हैं, भारत के पूर्वी हिस्सों की, तो पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्त भी
किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे थे। तो पशुपालन, जो पूर्वी हिस्से में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो पशुपालन करने वाले समुदाय है उनका नाम है सदगोप, और जो मछली पकड़ने वाला समुदाय है उसका नाम है कैवर्त। और इन दोनों कामों से भी उन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए, मुनाफे के काम थे, इसलिए इनकी हैसियत भी अब किसानों के बराबर मान ली गई थी। ये नीच श्रेणी के काम माने जाते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि मुनाफे के काम थे, उनकी गरीबी थोड़ी दूर हो गई थी, इसीलिए उनकी सामाजिक हैसियत मतलब जाति को थोड़ा सा ऊंचा मान लिया गया, किसानों के बराबर मान लिया गया था। आगे बात करें पंचायतें और मुखिया। ग्रामीण समुदायों में पंचायतों का क्या काम होता था, किस तरह कार्य करती थी, उनके मुखिया चुने जाते थे या ऐसे ही वंशानुगत बनते रहते थे, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो आइए बच्चों, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, जो अनुभवी लोग थे, जिन्होंने पंचायत के बहुत सारे पिछले फैसले देखे हैं, पंचायत में बहुत दिनों से बैठते हैं, ऐसे बुजुर्ग ही पंचायत में बैठते थे, बुजुर्गों का ही पंचायत में जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुष्णैति अधिकार होते थे। जो पंचायत में जो बैठने वाले बुजुर्ग होते थे वो थोड़े से अमीर होते थे, और वो होते थे जिनके पास गांव में उनकी ज़मीन होती थी, उनकी मालिकाना मतलब पुष्णैति ज़मीन होती थी। वो लोग, जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, बड़े गांव जिनमें बहुत सारी अलग अलग जाति के लोग रहते थे, उनकी बात कर रहे हैं। तो जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। कई बार पंचायत में हर जाति से एक व्यक्ति को लिया जाता था पंच के रूप में, या बहुत सारी जातियां अपनी अलग जातिगत पंचायतें भी बना ली जाती थी। तो ऐसे गांव जिनमें अलग अलग जाति के लोग होते थे, उनमें पंचायतों में भी विविधता पाई जाती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इनमें कोई जगह होती होगी। फिर भी चाहे कितनी भी विविधता हो, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता था कि जो नीच काम करने वाली जो जातियां थी उनको पंचायतों में स्थान दिया जाए, या गरीबों को पंचायतों में स्थान नहीं दिया जाता था। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था, ये बाध्य किया जाता था कि पंचायत का फैसला सभी मानते थे उस समय। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। तो पंचायत का जो सरदार होता था, मुखिया होता था, उसे मुकदम या मंडल कहते थे, और पंचायत का फैसला सभी को मानना अनिवार्य होता था। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता है। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जो पंचायत का मुखिया है वो गांव के बुजुर्ग मिलकर चुन लेते थे, कुछ स्रोतों से, और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। गांव में जमींदार होता था, जो सबसे बड़ा किसान मान लो एक तरह से, उससे अनुमति लेनी पड़ती थी कि हमने गांव के मुखिया के रूप में बुजुर्गों ने इसको चुना है, तो आप अनुमति दे तो इसको हम मुखिया बना लें। तो इस तरह सारा काम होता था। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम होता था, और इस काम में मुखिया की या पंचायत की जो सहायता करता था वो कौन होता था? पटवारी उसकी मदद करता था। बता रहे हैं कि मुखिया का काम क्या होता था। एक तो पंचायत का मुखिया होता था, जाति व्यवस्था गांव में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी मुखिया की होती थी कि जाति व्यवस्था का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा गांव में कितनी आमदनी है और कितने खर्चे हैं, इन सब का भी हिसाब किताब वो तैयार करता था। अपनी निगरानी में वो सारा हिसाब किताब बनवाता था। इस काम में मुखिया की मदद करने के लिए एक और अधिकारी होता था, उसका क्या नाम है? पंचायत का पटवारी। आगे बात करें कि पंचायत का खर्चा कैसे चलता था, अब बात करेंगे। तो पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। चंदा इकट्ठा किया जाता था गांव में, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा जमा करा देता था पंचायत फंड में, और उसी पंचायत का जो कोष है उसी से पंचायत का खर्चा चलता था। इस खजाने से ही, जो पंचायत का खजाना इकट्ठा हो गया, सभी लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें दे दिया। इस तरह पंचायत में एक कोष इकट्ठा हो गया। तो जो पंचायत का खजाना है उसी से, तो इस खजाने से ही उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा करते थे। तो राजा भी किसानों से कर लेता था, खेती करने के बदले कुछ कर राजा को भी देना पड़ता था।
तो राजा के जो अधिकारी होते थे वो गांव का दौरा करते थे, कितनी ज़मीन पे खेती हुई और उस हिसाब से इस गांव से कितना कर राज्य को जाना है। तो वो जब गांव में आते थे, राजा के अधिकारी, राज्य के अधिकारी जब गांव में निरीक्षण करने आते थे कृषि भूमि का, तो उनकी बहुत खिदमत करनी होती थी गांव के लोगों को। इसलिए जो अधिकारी हैं उनकी खातिरदारी करने के लिए भी उसी पंचायत के कोष का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं से पैसा खर्च किया जाता था। और इसी कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। कभी गांव में बाढ़ आ गई है तो पंचायत में जो कोष होता था उस पैसे का ही इस्तेमाल करते थे बाढ़ जैसी या अन्य बहुत सारी परिस्थितियां या समस्याओं से निपटने के लिए। तो पंचायतें बहुत अच्छी भूमिका कुछ हद तक निभा रही थी, लेकिन कुछ बुराइयां भी थी पंचायत में। और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता था। किसान खुद नहीं कर सकते थे, ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था जो खुद किसान अपने पर्सनल खर्चे से नहीं कर सकते थे। जैसे कि और कौन से खर्चे होते, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। ऐसे कार्य, ऐसे सामुदायिक कार्य जो होते थे, तो इन कार्यों के लिए भी पंचायत के उस कोष का इस्तेमाल किया जाता था जो कोष आम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पंचायत में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना होता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। ये कठोरता थी और मुझे लगता है कि यही पंचायत की एक बुराई भी मान सकते हैं कि वो ये भी निश्चित करती थी कि सभी जाति के लोग अपनी जाति की हदों में रहे, उनके जो काम है वही करें और दूसरी जाति से वो ज़्यादा मिले जुले नहीं। तो ये भी काम किसका होता था, पंचायत और पंचायत के मुखिया का होता था। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदायों से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार भी था। अगर कोई अपनी जाति के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाता था, जाति बाहर कर दिया जाता था। इस तरह के दंड भी दिए जाते थे पंचायत के द्वारा। दोबारा देखिए, पंचायतों को जुर्माना, मतलब जुर्माना लगा सकते थे वो, अगर कोई पंचायत की आज्ञा का, पंचायत के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, जाति व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो जुर्माना लगा दिया जाता था, या और कठोर दंड के रूप में उसे गांव या जाति से बेदखल या बाहर कर दिया जाता था। और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार भी थे पंचायत के पास। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ये कठोर दंड क्यों दिए जाते थे, ताकि सभी जाति समुदाय के लोग अपने जाति के नियमों का पालन करें, उन नियमों का अवहेलना ना करें। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। गांव की एक पंचायत होती थी, इसके अलावा जितनी भी जाति गांव में होती थी, हर जाति की भी अपनी अलग अलग पंचायतें होती थी। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़े के जो मामले होते थे उनका फैसला तो राज्य ही करता था। बाकी जमीन जायदाद से संबंधित या और छोटे मोटे मामलों से संबंधित जो झगड़े होते थे उनमें तो अंतिम फैसला पंचायत का ही होता था या जाति पंचायत का ही होता था, और राज्य भी उन फैसलों को मान लेता था। तो फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ों के मामलों के अलावा सारे फैसले जाति पंचायत और पंचायत अपने स्तर पर कर लेती थी और राज्य भी उन्हें मान लेता था। संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। तो ऐसे भी हमें कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कई सारे संकलन मिले हैं जिनमें हमें कुछ ऐसी आपत्तियां लगाई है लोगों ने पंचायत के ऊपर। वो क्या है कि ऐसी अर्जियां भी मिली है जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। मतलब गरीब तबके के या निम्न श्रेणी की जो जातियां थी उन्होंने ऐसी बहुत सारी अर्जियां लगाई है कि पंचायत के जो ऊंची जाति के अधिकारी है वो उनसे ज़्यादा कर वसूल करते हैं और राज्य के अधिकारी भी जबरन और ज़्यादा कर उनसे वसूल करते हैं। ऐसी शिकायतें उन्होंने पंचायतों में कई बार लगाई, वो हमें स्रोतों के रूप में मिली है।
आमतौर पर ये अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे, क्योंकि उनका ही शोषण ज़्यादा किया जाता था, इसलिए वो ऐसी अर्जियां लगाते थे। इनमें जो अर्जियां लगाते थे ना निचली जाति के लोग, इन अर्जियों की बात करते हैं। इन अर्जियों में सबरांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। मतलब सबरांत मतलब ऊंची जाति के लोगों के वो काम जिन्हें वो शोषणपूर्ण मानते थे या अवैध मानते थे या नैतिक दृष्टि से गलत मानते थे, उनके खिलाफ वो अर्जी लगाते थे। ऐसी अर्जियां भी हमें मिली हैं। इनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग। इन अर्जियों में एक मांग जो बहुत ही कॉमन होती थी कि जो निम्न जाति के लोग होते थे वो ये अर्जी लगाते थे कि हमसे कर बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है, बहुत ज़्यादा कर हमसे मांगा जाता है और हम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, इतना कर देने के लिए हमारे पास मौजूद भी नहीं है पैसा भी। इसलिए ये मांग बहुत ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा कर मांगा जाता है, कर की मांग कम की जाए। इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, इतना कर मांगा जाता था। और ये शिकायत बार बार गरीब तबकों के लोगों के द्वारा की जाती थी अर्जियां लगा के पंचायत में। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान, अकाल पड़ गया या कोई भी विपदा आ गई जिससे उनकी फसल खराब हो गई, फिर भी कर मांगा जाता था और ऐसी अर्जियां लगाई जाती थी कि कर माफ किया जाए। वे समझते थे, जो गरीब तबके के लोग जो अर्जियां लगाते थे, वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। ये उनकी इच्छा होती थी। ऐसा वो समझते थे कि अर्जी लगाएंगे तो पंचायत और राज्य उनके साथ फैसला करेगा और न्याय करेगा उनका। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मसलों में अलग अलग हो सकते थे। जो पंचायतें थी उसमें मुख्यतः उच्च जाति के लोग ही होते थे और जो वो फैसला सुनाते थे तो अक्सर उच्च जाति के पक्ष में ही सुनाते थे। निम्न जातियों को पंचायत से न्याय मिलने की उम्मीद बहुत ही कम होती थी। आगे बात करें, अत्यधिक कर की, जब अत्यधिक कर लिया जा रहा है ऐसी शिकायतें आती थी तो पंचायत क्या फैसला सुनाती थी? अक्सर देखो, अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव ही देती थी कि राज्य के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता करवा दिया जाए कि कर कम लिया जाए, तो समझौते का ही रास्ता वो अपनाती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे और समझौते नहीं हो पाते थे तो कई बार किसान बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते थे कर उगाही के खिलाफ। और सबसे कठोर कदम जो किसान अपनाते थे वो ये होता था कि वो अपनी ज़मीन को छोड़ के ही चले जाते थे दूसरी जगह, कि अगर इतना कर लोगे तो हम खेती ही नहीं कर रहे, हम ज़मीन को छोड़ रहे हैं। तो जो सबसे उग्र तरीका होता था किसानों के विरोध प्रदर्शन का वो क्या था? गांव छोड़कर ही वो भाग जाते थे। अब दिक्कत ये थी कि पहले ना खेती के लिए ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन लोगों की कमी थी जो उस पर खेती करे और राज्य को कर दे। अगर लोग ही गांव को और ज़मीन को छोड़ के भाग जाएंगे तो राज्य के पास ऐसे लोग नहीं है कि जिनको वो वहाँ खेती करने के लिए बसाए। इसलिए राज्य भी डरता था अगर किसान गांव छोड़ के भाग गए तो ये पूरी ज़मीन खाली रह जाएगी और राज्य को कर नहीं मिल पाएगा। तो किसानों का सबसे उग्र तरीका होता था कि वो गांव को और अपनी ज़मीन को छोड़कर भाग जाते थे। देखिए, जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, किसानों को दूसरी जगह ज़मीन मिल जाती थी और खूब सारी खाली ज़मीन थी। जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी, श्रम कम था, लोगों की संख्या कम थी, खेती करने के लिए ज़मीन बहुत थी लेकिन लोग कम थे। इसीलिए राज्य ये निश्चित करता था कि किसान अपनी ज़मीन को छोड़कर ना भागे, नहीं तो खेती नहीं होगी तो फिर कर भी प्राप्त राज्य को नहीं हो पाएगा। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार होता था। किसानों के पास गांव छोड़कर भाग जाना एक बड़ा हथियार होता था। आगे है ग्रामीण दस्तकार। गांव में किसानों के साथ साथ किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, इस तरह के दस्तकार समुदाय भी होते थे और कई बार तो किसान ही दस्तकारी का कार्य भी करते थे। किसानों के पास जब खेत में काम नहीं होता था तो वो ही लोग दस्तकारी के कार्य में भी लग जाते थे। तो देखिए, इस बारे में अब हम बात करेंगे।
अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। मतलब अलग अलग कामों में जुटे हुए जो लोग थे उनके बीच आपसी लेन देन जो होता था, जैसे किसान के पास अनाज है और उसे कुम्हार से मटके लेना है तो अनाज दे देता था और मटके ले आता था, या पैसे देता था, या कोई और व्यवस्था थी। ये भी एक बड़ा रोचक पहलू है गांव की लेन देन की व्यवस्था का। क्या मुद्रा का प्रचार था उस समय की पैसे ले दे सके, पैसे में वो चीज़ खरीद सकें, या अनाज के बदले या किसी और चीज़ के बदले में कैसे ये सारा लेन देन होता था, ये बड़ा रोचक पहलू है और इसे देखते हैं अब हम। गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। गांव में खूब सारे दस्तकार रहते थे। बाजारों में इतना आना जाना हो नहीं पाता था तो गांव में ही दस्तकार होते थे और कई कई गांव में तो कुल गांव की आबादी का 25% आबादी दस्तकारों की होती थी, जो कुछ ना कुछ अपने हाथ के उत्पाद बनाते थे। उन्हें यहाँ पर दस्तकार कहा गया है। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता था। अभी हमने बात की कि कई बार पता ही नहीं चलता था कि ये किसान है या दस्तकार, क्योंकि वो दस्तकार जब उसको खेत में काम होता था तो वो खेती का कार्य करता था, और जब उसको कृषि के कार्यों से फुर्सत मिल जाती थी तो वो कुछ ना कुछ अन्य चीज़ बनाने लग जाता था, दस्तकारी का कार्य करने लग जाता था। तो किसानों और दस्तकारों में कई बार फर्क करना भी मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, खेती भी करते थे और दस्तकारी का काम भी करते थे। देखिए, रंगरेजी, कपड़ों को रंगने वाले, कपड़ों की छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी तो वो ये काम करते थे, और जब खेती का काम होता था तो इन कामों को बंद करके वो खेतों में काम करते थे। तो इनमें अंतर कर पाना, दस्तकारों और किसानों में अंतर कर पाना भी मुश्किल होता था। कुम्हार, लोहार, बढ़ई और नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव को लोगों को देते थे, और जिसके बदले में गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। मतलब ये जो दस्तकार है, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई और सुनार, ये गांव की लोगों की सेवा करते थे। मतलब उत्पाद बनाकर किसानों को देते थे और किसान अलग अलग तरीकों से फिर उनकी कीमत चुकाते थे। अब वो तरीके क्या क्या होते थे वो देखते हैं आगे। उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या तो किसान, क्योंकि नगद पैसे बहुत कम होते थे इसलिए किसान फसल का एक हिस्सा उनको दे देते थे, इस तरह से चुका देते थे। या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा उनको दे दिया जाता था। जैसे किसी गांव में कुम्हार नहीं है और किसानों को मटके और कुम्हार की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए किसी दूसरे गांव से कुम्हार को लाया जाता था पंचायत के द्वारा, और पंचायत के द्वारा उसे कुछ ज़मीन दी जाती थी कि ये ज़मीन हम तुम्हें दे रहे हैं और इसके बदले में तुम गांव के लोगों को बर्तन बना बना के दोगे, मिट्टी के बर्तन। तो इस तरह से ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे, या किसान अपनी फसल का कुछ भाग उनको देकर उनकी सेवाओं की अदायगी करते थे। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेती हर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। कई बार ये ही विनिमय बदले हुए रूप में भी देखने को मिलता था कि जैसे लोहार है, लोहार और किसान आपस में बातचीत कर लेते थे। किसान कहता था कि तू मुझे लोहे के औजार बना बना के देगा, और फिर लोहार ये तय कर लेता था कि मैं तुझे साल भर जितने औजार चाहिए वो बना बना के दूंगा, लेकिन जब फसल आएगी तो फसल में से इतना हिस्सा तू मुझे देगा। मतलब पहले ही तय हो जाता था कि किस रूप में तुम मुझे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय की अदायगी करोगे, ये पहले ही तय कर लिया जाता था। तो एक ऐसी व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है ग्रामीण समाज में। आगे बात करें कि उदाहरण के तौर पर 18वीं शताब्दी के स्रोत हमें बताते हैं कि बंगाल में जो जमींदार होते थे, अमीर लोग होते थे, अमीर किसान को कहेंगे जमींदार, तो बंगाल में जो जमींदार थे उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनार तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए वो अनाज देते थे। और इस व्यवस्था को जजमानी प्रथा कहते हैं। मतलब ये निश्चित कर लेते थे, जो जमींदार या अमीर किसान होते थे निश्चित कर लेते थे कि सुनार, कुम्हार, लोहार जो भी है वो हमें साल भर सेवाएं देंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए वो बना बना के देंगे, और
ये निश्चित कर लेंगे कि तुम्हें साल में इतना अनाज हम देंगे तुम्हारी सेवाओं के बदले में। और इस व्यवस्था को समाजशास्त्रियों ने क्या नाम दिया है? जजमानी व्यवस्था, जजमानी प्रथा इसको कहा है। आगे बात करें बच्चों, एक छोटा गणराज्य। जो यूरोपीय यात्री यहाँ पर आए, उनको लगा कि यहाँ का जो गांव है ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, यहीं पर वो खाद्यान्न फसलें पैदा करते हैं, उन खाद्यान्न फसलों के विनिमय के द्वारा वो अन्य चीज़ें गांव में ही उत्पाद होते हैं, जैसे लोहे का सामान हो या जैसे शक्कर, गुड़, तेल या अन्य चीज़ें सब गांव में ही बनती है और गांव के लोग आपसी विनिमय के द्वारा एक इस तरह काम चलाते हैं, पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं ये गांव। तो देखिए, वो कहते हैं कि एक छोटे गणराज्य के रूप में कार्य करते थे भारत के गांव। तो 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता, अंग्रेज अफसरों ने शायद ये गलत देख लिया। ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। गणराज्य का मतलब है कि सभी लोग बिल्कुल बराबर हों, लेकिन गांव में जातिगत असमानताएं बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोगों को निम्न समझा जाता था और कुछ उच्च श्रेणी के लोग होते थे। तो इसलिए शायद ये गणराज्य नहीं है, क्योंकि समानताएं नहीं थी, सामाजिक बराबरी गाँव में नहीं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था, किनको? जो ताकतवर लोग होते थे उन्हीं को न्याय करने का अधिकार मिलता था, और जो निम्न तबके के लोग थे उन्हें शायद ही कभी न्याय प्राप्त होता था, नहीं तो उनका शोषण ही होता रहता था। गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नगद के रिश्ते फिर फैल चुके थे, क्योंकि अब गांव और शहरों के बीच व्यापार होने लग गया था। इसलिए जो जजमानी प्रथा थी, अन्य जो अनाज के बदले वस्तु विनिमय होती थी, वो अब बदल चुकी थी। गांव में भी नकदी के संबंध बनने लग गए थे। आगे बात करें, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद की जाती थी। जो मुगल राजधानी क्षेत्र होता था, उसके आसपास की जो जगह होती थी, वहाँ जब कर लेने जाते थे तो गेहूं नहीं लेते थे। जैसे किसी किसान ने गेहूं पैदा किए, मान लो उसके पास गेहूं की 6 बोरी हुई, वो 2 बोरी कर के रूप में राज्य को दे देगा और बाकी बोरी वो अपने पास रखेगा। लेकिन अब जो मुगल अधिकारी थे वो अनाज के रूप में कर नहीं लेते थे, बल्कि वो नगदी के रूप में, नगद के रूप में कर लेने लग गए थे। इसलिए नगदी का प्रवाह भी गाँव में होने लग गया था। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में मिलने लग गया था। इसी तरह कपास, रेशम और नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में होने लग गया था। मतलब धीरे धीरे भारत में, ग्रामीण भारत में मुद्रा का प्रसार भी होने लग गया था। तो उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।